ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण ये देखेंगे हम, ठीक है। तो हमने अक्सर देखा है कि जब कोई निर्जीव वस्तु कार्य करती है तब वह निश्चित ही गतिशील होती है। स्थिर हवा, स्थिर पानी या स्थिर पत्थर में किसी चीज़ को हिलाने या बहाने या तोड़ने की क्षमता नहीं होती। हवा का तेज झोंका पेड़ों को गिरा सकता है, बहता पानी जहाज को आगे धकेल सकता है। गुलेल से जो या गुलेल के द्वारा जो फेंका हुआ पत्थर है, वो पत्थर जो दीवार है उसे टकराएगा, उसमें गड्ढा कर सकता है। तो क्योंकि गतिशील चीज़ें कार्य कर सकती है, इसलिए गतिशील पदार्थ में निश्चित ही कोई ऊर्जा होगी। इसे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, ठीक। गतिज ऊर्जा के बारे में आपने पहले भी कोई जानकारी प्राप्त किए होंगे या 9th क्लास में पढ़े होंगे। यदि भारी और हल्की वस्तु एक समान गति में या गति से जा रही हो तो भारी वस्तु में इतनी है कि हल्की वस्तु की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। जैसे हल्के हथौड़ी से कील पर मारने से कील दीवार में थोड़ी अंदर जाएगा, लेकिन भारी हथौड़ी से कील को मारने से वो दीवार के ज़्यादा अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो भारी वस्तु है वो उससे ज़्यादा ऊर्जा है और हल्की वस्तु से कम ऊर्जा रहती है। एक पत्थर की कल्पना करें जो पहाड़ी की सिरे पर है। हवा के झोंके से यदि वो हिल करके धीरे धीरे नीचे आएगा, जैसे ढलान पर आएगा नीचे लुढ़कता, उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। वो गिरती हुई वस्तु की जो गति तेज और फिर तेज और तेज ऐसे होते जाएगी, और तेज गति का पत्थर जब जमीन पर टकराएगा तो वहाँ कुछ काम करता है। जैसे किसी वस्तु से टकराएगा तो चकनाचूर भी हो सकता है। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा के सभी रूपों को इन दो प्रकारों में रखा जा सकता है, जैसे एक है गतिज और एक है स्थितिज। तो सभी वस्तुओं में अंतर्निहित ऊर्जा होती है, किंतु जब तक कुछ ऐसा ना हो जिससे उस वस्तु की अंतर्निहित जो ऊर्जा है ऊर्जा की किसी अन्य रूप में रूपांतरित, तब तक हम उसकी ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं कह पाते। जैसे पटाखा फूटता है तो उसमें अंतर्निहित रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक। इसी प्रकार ऊंची सतह पर स्थित पानी की टंकी से पानी नीचे गिरता है, ठीक, वो स्थितिज है, और वो गतिशील हो जाता है, ठीक। आप अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ोगे तो हथेली गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है यह आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है। इसी प्रकार टार्च का जलना है, तो टार्च जलते हैं तो टार्च जलाने के लिए उस बैटरी या सेल की जरूरत पड़ती है। वो रासायनिक ऊर्जा है जो प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार आपका जो प्रेस करने का इस्त्री आयरन है वो गर्म होना है तो गर्म हो जाता है, तो वो विद्युत के कारण गर्म होता है, उसका वो जो ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार जैसे एक ऊर्जा का जो संरक्षण के नियम आप जानते होंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसा ये ऊर्जा का लॉ है, नियम है, ठीक। तो इस प्रकार आप देखेंगे अपने घरों में टंगस्टन से जो बना हुआ विद्युत है, मान लो विद्युत की बात में देखते हैं, तो वो विद्युत टंगस्टन से जो बना है 90% ऊष्मीय ऊर्जा लेगा वो बल्ब, और 10% आपको प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार सेल एफ जो जलाते हैं वो 30% ऊष्मीय ऊर्जा खपत होगी और आपको 70% प्रकाश देगा, यानी टंगस्टन से ज़्यादा। लेकिन एलईडी जो बल्ब है, एलईडी बल्ब 5% बस ऊर्जा खपत करेगी और 95% आपको प्रकाशीय ऊर्जा देगी, ठीक। तो इस प्रकार ऊर्जा की बचत भी की जा सकती है, ठीक। ऊर्जा के रूपांतरण में बहुत सारे उदाहरण है। टीवी है, प्रकाश व ध्वनि ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यय टीवी वातावरण ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय होता है। पंखा है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऊर्जा है। ऊर्जा का स्थानांतरण देखेंगे। ऊर्जा का जो स्थानांतरण है उसमें होता क्या है कि
ऊष्मा और ताप में ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में आपने पढ़ा ही होगा या सुना होगा, जाना होगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण 3 प्रकार से हो सकता है, संवहन, चालन और विकिरण। ठीक, संवहन, चालन और विकिरण ऊष्मा और ताप वाले अध्याय में आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। ठीक, कि ऊष्मीय ऊर्जा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होगी तो ऊष्मीय ऊर्जा के व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में देखेंगे हम लोग कि ऊर्जा किसी भी स्वरूप का उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा को किसी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं जैसे घर में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कोयला, नाभिकीय विखंडन या पनबिजली ऊर्जा घर से हो सकते हैं। कारों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन से प्राप्त हो सकती है। इन्हीं ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। आज हमें या हमारे देश को सबसे अधिक आवश्यकता है ऐसे स्रोतों की हमारे देश की बढ़ती विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा को एक स्वरूप से विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरित करना पड़ता है। विधि तत्काल रूपांतरण जिसमें ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदला जाता है, अथवा मध्यवर्ती ऊर्जा रूपांतरण जिसमें ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में और फिर तीसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक, अधिकतर ऊर्जा मध्यवर्ती रूपांतरण द्वारा ही विद्युत में बदली जाती है। ठीक, इन दोनों विधियों के लिए कई प्रकार के ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय विखंडन, सौर ऊर्जा, पनबिजली आदि। ठीक, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में अब हम देखते हैं। ठीक, तो जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी ऐसे स्रोत जो हम पहले से हमारे जो पूर्वज लोग भी हैं और आज भी हम ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। इनमें जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस, केरोसिन, डीजल आदि ईंधन है। इनका उपयोग जो है गैस स्टोव चूल्हा तथा वाहनों को इसमें प्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक, तो विद्युत संयंत्र जो है वो प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है। यह भाप टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। ऐसे संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है, क्योंकि इन संयंत्रों से ईंधन को दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसके बाद आता है जल विद्युत संयंत्र। जीवाश्म ईंधन तो हो गया। जल विद्युत संयंत्र होता क्या है कि ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर जब डाला जाता है, इस टरबाइन की आंतरिक ऊर्जा विद्युत जनरेटर को दी जाती है और अंततः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल को एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन बांधों में वर्षा के समय जल संचित होता रहता है, अतः संचित जल बांध के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा बांध के आधार के पास लगे टरबाइन के ब्लेडों जो है उस पर, जो मुक्त ब्लेड है उस पर गिराया जाता है, तो वो चलता है। चलने से जनरेटर के द्वारा को विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं जैव मात्रा या बायोगैस। इसके बारे में सब लोग सुने होंगे, जानते होंगे जैव मात्रा, बायोगैस। तो हमारे देश में कृषि एवं पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ कृषि अपशिष्ट तथा पशुओं की बहुतायत होने के कारण गोबर की सरलता से उपलब्धता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने का प्रचलन है। इससे ऊर्जा का एक बड़ा भाग प्रकृति में विलीन हो जाता है। ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है, तब उसमें जल या वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और यह रह जाता है कि सिर्फ चारकोल को जलाने पर धुआं नहीं होता और यह बिना ज्वाला के जलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। गोबर, पादपशिष्ट और जो मल ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अपघटित होकर बायोगैस या जैव गैस बनाते हैं। बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। बायोगैस संयंत्र में ईंटों की बनी गुंबद टंकी होती है, जिसमें गोबर व जल का गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इसे संपाचित्र जिसको डाइजेस्टर में डाला जाता है, जिससे ऑक्सीजन नहीं होती।
अवायु सूक्ष्म जीव है जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर का अपघटन करते हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है, इसे पाइपों द्वारा बाहर निकाला जाता है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है जो धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है और इन्हें जलने के पश्चात राख जैसे कोई अपशिष्ट भी नहीं बन सकता। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। जैव गैस जो बायोगैस है, इसका आपको डायग्राम नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाया जाएगा और उसकी क्रियाविधि को भी समझाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या है कि हमने देखा है कि सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों जलाशयों के आसमान तप्त होने के कारण वायु में जो गति है उत्पन्न होती है और पवनों का जो प्रवाह है वो होता है। पवनों की गति ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता है, ठीक। पवन चक्कियों की पंखुड़ियों की घूर्णन की गति का उपयोग कुओं में जल खींचने के लिए भी हो सकता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हो रहा है। पवन चक्की की जो घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनित जो जनरेटर है उसके टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, जिसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। यह एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक। यह नवीनीकरणीय और पर्यावरण हितैषी भी होता है, इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होता और पवन ऊर्जा है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में हमको प्राप्त भी हो जाता है, ठीक। इसके बाद ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऊर्जा के कौन कौन से वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर तापन युक्तियाँ हैं, सोलर कुकर है ना, सौर सेल है आदि। इसके बाद नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, क्रेडा, ये आपके चैप्टर में इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक।